हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेज़रमेंट्स के बारे में देखा था और उस मेज़रमेंट्स में मैंने आप लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेज़रमेंट्स दोनों बताए थे, ठीक है। जिसमें हमने फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में देखा था। फंडामेंटल क्वांटिटी को मैंने बताया था कितनी क्वांटिटीज़ होती हैं, याद है? 7 क्वांटिटीज़ होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है। ये 7 क्वांटिटीज़ जो हैं, ठीक है, 7 नंबर्स जो हैं, ये मैजिक नंबर्स हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के, ठीक। अब जाकर हम आज जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, परंतु उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातों को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले मास और वेट, उसके बाद इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम आएंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के ऊपर। ओके बच्चों, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं मास के बारे में। ये मास होता क्या है? मास का मतलब होता है कि द अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है, आ रहा समझ में, कि हमारे आसपास कितना मैटर जो है इस एम्प्टी स्पेस में, उसको मास कहते हैं। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑक्युपाइड स्पेस, ठीक है, ऑक्युपाइड स्पेस मीन्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑक्युपाइड स्पेस, तो उसको हम क्या कहते हैं? मास। तो मास कभी चेंज नहीं होता बेटा, कभी चेंज नहीं होगा मास, ठीक है। जैसे ये पेन का मास है, कभी चेंज नहीं होगा, ठीक। तो जो मास है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, कभी चेंज नहीं होगी क्योंकि मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। तो द सब्सटेंस विच ऑक्युपाइड द स्पेस, ठीक, इन दिस गैलेक्सी बोल सकते हैं, ठीक। तो ये जो मास है और वेट में जो हम सबसे इंपॉर्टेंट बात देखते हैं कि वेट और मास क्या क्या है। तो इधर मैं लिख देता हूं वेट और इधर मैं लिख देता हूं मास। तो मास ऑफ द बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, आ रहा समझ में, विच ऑक्युपाइज द स्पेस, और वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द सब्सटेंस। ओके, तो बच्चों यहां पर कि कितना वॉल्यूम वो ऑक्युपाई करता है इस स्पेस में, हम उसको उसका मास कहते हैं। मास को हम m से डिनोट करते हैं यहां पे, ठीक। और वेट का मतलब क्या हो गया कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैट ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब कितना फोर्स लगाएगा अर्थ उस ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए अपने तरफ, उसको हम उसका क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। एंड वेट इज डिनोटेड बाय W। वेट को हम W से डिनोट करते हैं। मास क्या है? फिक्स्ड है, ये कभी भी प्लेस और टाइम के साथ नहीं बदलता है। मास क्या है? फिक्स्ड है। मास कभी भी बदलता नहीं है, इसको याद रखना है। मास फिक्स्ड है, मास कभी नहीं बदलता है। परंतु वेट जो है ये वेरिएबल है। वेट कैसा है? वेरिएबल क्वांटिटी है, क्योंकि वेट जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पोल पे अलग है, ये तो आप सब जानते हो, इक्वेटर पे अलग है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो पोल पे अलग है और कहाँ पे अलग है? ठीक है, इक्वेटर पे अलग है। तो इस तरीके से पोल पे किसी का वेट अलग होगा और इक्वेटर पे उसका वेट अलग होगा। तो पोल पे सबसे ज़्यादा वेट होगा और इक्वेटर पे वेट कम होगा। तो वेट को डिनोट करते हैं हम W इक्वल्स टू M इंटू G से डिनोट करते हैं। तो वेट यहाँ पे M इंटू G से डिनोट हो गया, ठीक है। मास जो है वो M से डिनोट किया जाता है और वेट को किससे डिनोट किया जाता है? M इंटू G से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारा मास है, ठीक है, वो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द सब्सटेंस है इन दिस एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। वेट हर समय चेंज होता है। मास की यूनिट जो होती है, यूनिट ऑफ मास, दैट इज ग्राम और किलोग्राम, जबकि यहां पर यूनिट ऑफ वेट जो है, ठीक है, वो न्यूटन होता है। यूनिट ऑफ वेट क्या होता है? न्यूटन होता है,
ठीक है। तो यहां पर हमारे पास दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो आती है मास। ठीक, आ रहा समझ में? तो इसको किससे मेजर करते हैं? फिजिकल बैलेंस से। मास को फिजिकल बैलेंस से, ठीक है, और वेट को स्प्रिंग बैलेंस से। दोनों में बहुत अंतर है भाई। देखो यहां पे फिजिकल बैलेंस है और यहां पे क्या है? स्प्रिंग बैलेंस है। ठीक है, तो स्प्रिंग बैलेंस का मतलब क्या हो गया भाई? तो हम यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा लेते हैं ऐसे और उस पर वेट लटका देते हैं। फिजिकल बैलेंस कैसा होता है? ये एक तराजू के समान होता है ऐसे, ठीक है, और ये हो गया भाई आपका। ठीक, तो ये किसके लॉ के ऊपर डिपेंड करेगा? यहां पे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। और ये किसके प्रिंसिपल को? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड दैट ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हमारे पास मास और वेट में बहुत अंतर है दोनों को। कई लोगों को ये कंफ्यूजन है कि मास और वेट एक होते हैं, परंतु नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मास और वेट बहुत अलग अलग चीजें हैं। दोनों को मेजर करने का तरीका भी बहुत अलग अलग है। समझ में आया? मास और वेट दोनों को मेजर करने का बच्चों तरीका भी अलग अलग है। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास के ऊपर। अब इसके बाद हम आते हैं बच्चों इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास के ऊपर आते हैं। इनर्शियल मास, और यहां मैं लिख रहा हूं ग्रेविटेशनल मास। इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास, ठीक है। तो हमारे पास दो प्रकार के मासेस हैं, एक हो गया इनर्शियल मास और दूसरा हो गया ग्रेविटेशनल मास हो गया हमारे पास। तो इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास दोनों क्या क्या है देखते हैं। इनर्शियल मास को मेजर करने के लिए हम एक यहां पर एक पट्टी लगाते हैं ऐसे, और ये हो गया पेन, ये हो गया आपका टेबल, टेबल में फिक्स है, ठीक है, रॉड, और यहां पर कोई मास रख देते हैं m। ग्रेविटेशनल मास को मेजर करने के लिए फिजिकल बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया फिजिकल बैलेंस, ये हो गया फिजिकल बैलेंस आपका, ठीक है। यहां पर क्या होता है कि इनर्शियल मास को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको वाइब्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास कहते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास हो गया यहाँ पे। तो हम टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन निकाल लेते हैं, जिससे इसका मास हम निकाल सकते हैं कितना मास है। तो इसको जितना टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन है उसको निकाल लेते हैं, तब हम इसको मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर हम मास को रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये मास हो गया, ठीक, और यहाँ पर बैलेंसिंग मेथड, प्रिंसिपल ऑफ
बैलेंस का यहाँ पे फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो मास स्टैंडर्ड मास रखेंगे और यहाँ मेजर मास को रखेंगे, दोनों को कंपैरिजन करेंगे और इसका मास कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास, ठीक है, दोनों में जो है जो मास तो रिमेन सेम है। ठीक है, मास तो सेम है, चाहे वो इनर्शियल हो चाहे ग्रेविटेशनल, उसमें कोई अंतर नहीं होगा, परंतु यहाँ पे मेजर करने का तरीका अलग है और यहाँ पे भी मेजर करने का तरीका अलग है। तो यहाँ पे कैसा, ड्यू टू ग्रेविटेशनल हम इसको मेजर करते हैं और ड्यू टू इनर्शिया, बिकॉज इनर्शिया से मेजर ऑफ मास। ठीक है, तो इसलिए टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ दिस रॉड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास। तो ये हो गया भाई टी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू एम। ये हो गया आपके पास इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास। तो इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास जो है ये हो गया भाई एक फिजिकल बैलेंस हो गया आपके पास, और ये हो गया भाई आपके पास जो इनर्शियल मास को मेजर करने वाला एक बैलेंस हो गया। अब आते हैं हम डिराइव्ड क्वांटिटी के ऊपर। डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी बेसिकली बेस्ड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, तो डिराइव्ड क्वांटिटी बेसिकली बेस्ड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी बेस्ड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन से भाई, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं ऐसे करके m, तो ऐसे ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो हम मास को कैसे लिखेंगे, मास स्क्वायर ब्रैकेट m, टाइम को कैसे लिखेंगे t, लेंथ को कैसे लिखेंगे L, लाइक दैट। ये क्या हो गया भाई, ये डायमेंशन है। ठीक है, ये किसी फिजिकल क्वांटिटी का एक, कोई भी क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का एक डायमेंशन। ठीक है, तो डायमेंशन का मतलब क्या हुआ कि भाई डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मींस, ठीक है, द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक, को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पावर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पावर से। ठीक है, और एक्सपोनेंट से। जैसे हम इसको लिख सकते हैं m टू दी पावर a, ठीक, l टू दी पावर b, t टू दी पावर c। तो इस तरीके से ये डायमेंशन को हम मतलब शो कर सकते हैं। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर और एक्सपोनेंट, ठीक है, टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड और टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। आ रहा समझ में, पावर टू रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट फंडामेंटल क्वांटिटी। तो अब हमारे पास ये डिराइव्ड क्वांटिटी जो है, ठीक, अब ये डिराइव्ड क्वांटिटी जो है हमारे पास यहां पर देखो भाई, ये डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। हमको कोई भी क्वांटिटी उसके पावर को, ठीक है, पावर में अगर हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक्सपोनेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो उसका डायमेंशन कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का डायमेंशन, क्योंकि हमारे पास ये 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ये 7 हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये मैजिक नंबर है, 7 मैजिक नंबर्स हैं हमारे पास। इसी को हम, इसी के द्वारा, ठीक है, हम किसी भी क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसीलिए उसको उसके पावर में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तब उसका वो डायमेंशन कहलाता है। ठीक है, जैसे हम फोर्स को, तो फोर्स को भी हमको किसी, ये 7 क्वांटिटी के रूप में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा फोर्स को। तो एम, एल, टी, ठीक है, के, ए, ये सब क्वांटिटी के रूप में रिप्रेजेंट करना। के मतलब क्या हो गया, केल्विन। तो ए मतलब हो गया एम्पियर, ठीक है, वो टी मतलब टाइम, एल मतलब लेंथ, लाइक दैट। तो अभी मैं लिखूंगा तो आपको समझ में आने लगेगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं एरिया। एरिया का जो फॉर्मूला है
वो है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये लेंथ को आप किससे नापोगे? मीटर से। ब्रेथ को किससे नापोगे? मीटर से। तो इसका मतलब दोनों लेंथ हैं, तो ये हो गया एल स्क्वायर। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं m की पावर 0, l की पावर 2, t की पावर 0। आ गया डायमेंशन का मतलब समझ में? मतलब वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस क्वांटिटी, ठीक है, इन पावर, ठीक है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज को हमको किस में रिप्रेजेंट करना है? पावर में। तो अब हम उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं उस क्वांटिटी का। मतलब यहां पर m नहीं है, मतलब मास नहीं है, लेंथ या टाइम नहीं है, लेंथ है डबल, तो स्क्वायर हो गया यहां पे। अब आ गया वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये हो गया एल क्यूब। तीनों का हम मीटर स्केल से नाप सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? m0 l क्यूब t0। वी कैन रिप्रेजेंट दिस क्वांटिटीज लाइक दैट, ठीक है। फिर आ जाता है भाई यहां पे डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। मास को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? m से। वॉल्यूम को l क्यूब, ऊपर लिखा है वॉल्यूम, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं m, l को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ t एब्सेंट है तो t को 0 कर देते हैं। तो देखो ये रिप्रेजेंटेशन चालू हो गया डायमेंशन का इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। अब मास को m मास लिखते, लेंथ को LENGTH लिखते तो बहुत लंबा हो जाता, तो हमने क्या किया? एक सिंबॉलिक ऑर्डर में लिया और उसको पावर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम उसको पावर से रिप्रेजेंट करते हैं तब उसको कहते हैं उसका डायमेंशन। तो इसका मतलब डेंसिटी का डायमेंशन ये हुआ, वॉल्यूम का डायमेंशन ये हुआ, और एरिया का डायमेंशन ये है, ठीक है। अब आ जाता है स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम किससे मेजर करेंगे? मीटर से, तो लेंथ हो गया। टाइम को t से, तो यहां पे m एब्सेंट है, l t माइनस 1, ठीक है। स्पीड के बाद आ जाता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का क्या होता है फॉर्मूला? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का तो यहां निकल गया भाई स्पीड एल टी माइनस 1, टाइम का कितना हो गया? टी, एम एब्सेंट है, एल टी माइनस 2। अब इसके बाद आ जाता फोर्स। फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमको मास तो मालूम है m, एक्सेलरेशन अभी निकाला है एल टी माइनस 2। इसके बाद आ जाता है एनर्जी। एनर्जी इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क ले लिया मैंने। फोर्स का कितना हो गया? एम एल टी माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट का एल, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि ये 7 क्वांटिटी से हम सब जितने भी फिजिकल मतलब हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उसका हम क्या निकाल सकते हैं? डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे, ठीक है, अब आप बच्चों इसको नोट कर लो भाई। देखो एरिया का कितना होता है, वॉल्यूम का कितना होता है, डेंसिटी का कितना होता है, ठीक है। तो अब हम अगर यहां पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालना चाहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो मैं मिटा दे रहा हूं इसको, थोड़ा सा याद कर लीजिए कि या पेन कॉपी से लिख लीजिए इसको। अब नाइन्थ में हम लोगों ने पढ़ा है भाई फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया भाई हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। हमको निकालना है इसका फॉर्मूला, ध्यान से देखिए। तो ये हो गया जी एफ आर स्क्वायर, मास तो दोनों कॉमन है तो इसलिए m स्क्वायर हो गया। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कितना था? m
LT-2, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला, रेडियस इज द डिस्टेंस, तो ये हो गया L²। नाउ अब हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकाल के देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो बच्चों देखो यहां पे हम लिखते हैं F इक्वल्स टू G m अपॉन r²। ये हो गया F ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, आप तो 9th क्लास में पढ़ चुके हो इसको फॉर्मूला। तो F क्या हो गया, फोर्स, m क्या हो गया, मास, ये छोट मास हो गया, मास तो मास ही है, एंड r डिस्टेंस है। तो यहां पर G इक्वल्स टू F(r²) अपॉन m²। तो F इक्वल्स टू, ये तो फोर्स हो गया, mLT-2 इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन मास का स्क्वायर। देखो बच्चों बहुत आसान है एकदम, हम उस 5 या 6 क्वांटिटी को याद रखेंगे, कौन कौन सा, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, ठीक है, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड एनर्जी, हम सबका लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वल टू m को ऊपर ले जाएंगे तो m⁻⁻1 हो गया, ये हो गया L³ T⁻⁻²। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं a⁻m इंटू a⁻n a⁻m+n, a⁻m अपॉन a⁻n, that is a⁻m-n, a⁻m इंटू n a⁻m इंटू n। तो देखो बच्चों यहाँ से क्या हुआ, 2 ऊपर गया तो -1 हो गया, -2 हो गया, तो -1 -2 कितना बचा, -1, 3, तो L³ जो है, ठीक है, ये 2 + 1 कितना हो गया, 3, और T², तो T-2, तो ये डायमेंशन फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। अगर हम यहाँ पर एक दूसरा अगर हम निकालना चाहें, ठीक है, दैट इज यहां पर हम निकालते हैं F इक्वल्स टू ईटा A dV अपॉन dx। थोड़ा सा अनयूजुअल टाइप दिख रहा है ना, ये फोर्स हो गया, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया, एरिया हो गया, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, dv अपॉन dx, x डिस्टेंस है, v वेलोसिटी है, ठीक है। चलो देखते हैं, वेलोसिटी तो वेलोसिटी, डिस्टेंस तो डिस्टेंस है। तो ये हो गया ईटा, दैट इज f, ये हो गया dx अपॉन, यहां पे बचा a, ठीक है, एंड dv, ठीक है। तो यहां पर फोर्स को कैसे लिखते हैं, आपको मालूम है, फोर्स mLT-2 लिखते हैं, डिस्टेंस को कितना लिखते हैं, L, एरिया को कितना लिखते हैं, L², वेलोसिटी को LT-1, ये लिखते हैं भाई ऐसा, ठीक है। D मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ दैट क्वांटिटी, मतलब छोटा है, ठीक है। तो यहां पर हम यहां पे लिख लेते हैं ऐसे, L इंटू L कितना हो गया, L², ये कट गया यहां से, एक m है, ये L और ये L इससे कट गए, एक L बचा, तो L⁻⁻1 हो गया भाई ऊपर जाके, ये T के पावर -1 ऊपर गया तो +1 हो गया, ठीक है। तो -2 +1 -1 T-1। देखो बच्चों बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, अगर हम वो 5-6 क्वांटिटी को हम डायमेंशन क्वांटिटी या डायमेंशन फार्मूला अगर हम याद रखें तो हम सबका निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम
वर्क इक्वल्स टू, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, J इंटू एच, 10th क्लास में पढ़ा था भाई। वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट पढ़ा था, तो W इक्वल्स टू J इंटू एच पढ़ा था यहां पर, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास वर्क है और हीट, तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का भी हम निकाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अगर हम यहां पर अलग अलग क्वांटिटीज जो है इनको हम देखें तो हम ऑटोमेटिकली इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब अगर हम यहां पे देखें तो हमारे पास दो तीन बातें और सामने आती है, ठीक है, और वो आती है कि हम किस तरह एप्लीकेशन, उसके एप्लीकेशंस हैं, जो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस है। तो एप्लीकेशन देखते हैं भाई, इसके कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। फर्स्ट देखते हैं, टू चेक द homogeneity of equation। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कोई भी इक्वेशन, चाहे मैथमेटिकल इक्वेशन हो, चाहे फिजिक्स का इक्वेशन हो, सही है कि नहीं। अगर गलत होगा तो पता चल जाएगा, और अगर सही है तो भी पता चल जाएगा। अब आप बोलोगे कैसे, तो इक्वेशन में जब हम फॉर्मूला लगाते हैं, कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं, तो इक्वल टू तो लगाते ही हैं, तो LHS इक्वल्स टू RHS आना जरूरी है, ठीक है। पर एक बात याद रखिए यहाँ पे, और वो बात ये है कि यहाँ पे न्यूमरिक वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पर मैं इक्वेशन को चेक करके देखता हूँ, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, या S क्या है सबको मालूम है, 9 से लेकर हम पढ़ते आ रहे हैं, ये है डिस्टेंस। U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। T क्या है, टाइम। एक्सेलरेशन है, A क्या है, एक्सेलरेशन है। तो यूजिंग डायमेंशन फॉर्मूला भाई, तो यहाँ पे इसका डायमेंशन कितना हो गया, S का, S इज द डिस्टेंस मतलब L। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ U, स्पीड का कितना हो गया, LT माइनस 1। टाइम का कितना हो गया, T। 1/2 का कोई मतलब नहीं है, मैंने अभी बताया 1/2, ठीक है, एक न्यूमरिक वैल्यू, इसका मीनिंग कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हो गया भाई 1/2, हटा दिए। एक्सेलरेशन का LT माइनस 2, और यहाँ पर T स्क्वायर टाइम का, ओके। तो अब यहाँ पे हो गया भाई L इक्वल टू, यहाँ पे -1 + 1 0 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ बचा कितना, L प्लस -2 + 2 0, कोई मतलब नहीं हो गया, तो यहाँ बचा कितना, L। L प्लस L कितना हो गया, 2L, तो 2 का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए, ठीक है, L इज इक्वल्स टू L, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब ये फॉर्मूला सही था, ठीक है। इसी तरीके से एक और बच्चों देखते हैं चेक करके, एक और चेक करके देखते हैं, T इक्वल्स टू 2 पाई √L/G। T क्या है, टाइम है, L क्या है, लेंथ है, G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, T से स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, इसका कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है, हटा दिया इसको। √ ऑफ दैट क्वांटिटी, लेंथ का कितना हो गया, L, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन LT माइनस 2,
यहाँ पे एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा, टी ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया टी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर, तो T इज इक्वल्स टू टी, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, मतलब ये फॉर्मूला सही है। तो बच्चों ऐसा हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, आप मेरा जो अगले आने वाला जो एपिसोड है जरूर देखिएगा, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, खाली न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द डायमेंशंस होंगे। ठीक है, आप जरूर देखिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आएंगे। मैं बिगिनिंग से लेकर नीट और जेई के प्रॉब्लम्स तक सॉल्व करते हुए आपको बताऊंगा, पूरा 1 आध घंटे का पूरा एपिसोड होगा। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। आप जितना भी वीडियो देखते जाइए, कंटिन्यूस देखते जाइए। पार्ट 1 इससे पहले आ चुका है, पार्ट 2 भी आ चुका है, ये पार्ट 3 वीडियो है। तो इस तरीके से आप कंटिन्यूस देखते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता जाएगा, और फिजिक्स जो है बहुत आसान होती चली जाएगी। जो बहुत कठिन लगता है उसको बहुत आसान कर देना चाहिए। ठीक है, तो आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक, इसके बाद हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्शन। ठीक है, तो हम फॉर्मूला बनाते हैं, लेट Q1 बी द फिजिकल क्वांटिटी and it is represented as Q1 equals to N1 U1, Q1 equals to N1। यूनिट को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं भाई, ये। और हमने क्या कहा था, डायमेंशन उसके पावर को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तब उस क्वांटिटी का डायमेंशन एक्सप्लेन होता है। तो ये हो गया भाई इक्वेशन नंबर 1। अब हम let Q2 be the another physical quantity, and Q2 that is equals to N2 U2। तो N2 यूनिट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मास, लेंथ, टाइम, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर ये बोलता है भाई लेट Q1 इक्वल्स टू Q2, Q1 Q2 के बराबर है, तो कितना हो गया भाई, N1 M1A L1B T1C इक्वल्स टू N2 M2A L2B T2C। देन N2 equals to N1 M1 upon M2 power A, L1 upon L2 power B, T1 upon T2 power C। ये फॉर्मूला बहुत काम का फॉर्मूला है भाई, एकदम बहुत काम का फॉर्मूला है। कैसे काम का फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, इसको नोट कर लो। और अगर आपको ये इधर से नोट नहीं करना है, आप समझ रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से मैंने नोट्स डाले हुए हैं, वहां से आप देख सकते हैं नोट्स को। ओके, मैं फॉर्मूला नहीं मिटा रहा हूं, फॉर्मूला को कैसे यूज करना है मैं बता रहा हूं। देखो, क्वेश्चन है, let the dimension of energy is ml square t minus 2। ठीक है, let the dimension of energy is this much, और इसको नहीं दूसरे तरीके से देखते हैं। कन्वर्ट 1 जूल
ऑफ वर्क इनटू CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। मैंने शॉर्ट में लिखा है कि 1 जूल ऑफ वर्क को CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है हमको, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट में कर दिया है भाई। तो यहां पे N2 N1 कितना हो गया 1, न्यूमरिक वैल्यू हो गई है। तो यहां पे N2 इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 पावर कितना हो गया A, L1 अपॉन L2 पावर कितना हो गया B, T1 अपॉन T2 पावर कितना हो गया C। अब मैं ये फॉर्मूला को मिटा देता हूं। अब डायमेंशन फॉर्मूला वर्क that is equals to m l square t minus 2 where a is equals to 1, b equals to 2, c equals to minus 2। कैसे? m की पावर a है तो इसलिए m की पावर कितनी हो गई 1, l की पावर 2 है तो 2 हो गई, c की पावर कितना हो गया -2। अब हमको कहां से जाना है? MKS सिस्टम से किस में जाना है? CGS सिस्टम पे। तो जहां से चलना है उसको ऊपर लिखेंगे और जहां जाना है उसको नीचे लिखेंगे। तो N2 N1 को 1, ठीक है, इसको 10 कर देते हैं तो ये हो गया 10। तो यहां पे कितना हो गया भाई? कहां से चल रहे हैं? MKS से, जूल। तो ये हो गया किलोग्राम। कहां जाना है? CGS, ग्राम पावर 1, ठीक है। जो दिया गया है उसको ऊपर और जहां पे हमको फाइंड आउट करना है उसको नीचे। तो यहां पे हो गया लेंथ, किस में हो गया? मीटर, ये हो गया सेंटीमीटर, ये हो गया टाइम सेकंड में। इसका कोई रोल नहीं है भाई, सेकंड सेकंड -2 ये कैंसल आउट हो गया पूरा। N2 इक्वल्स टू 10, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम? 1000 ग्राम, नीचे ग्राम 1 मीटर इक्वल्स टू कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पावर 2 कट गया, ये दोनों कट गया। N2 इक्वल्स टू 10, ये हो गया 4 5 6 7 इंटू 10 टू द पावर 7, ठीक है। और इसको बोलते हैं आर्ज, ठीक है। तो 1 जूल, तो हमारा कन्वर्शन हो गया 10 जूल इक्वल्स टू 10 इंटू 10 टू द पावर 7 आर्ज। इसका मतलब ये हो गया CGS सिस्टम में जूल को हम क्या कहते हैं? आर्च कहते हैं, ठीक है। और न्यूटन को हम क्या कहते हैं? डाइन कहते हैं, ओके। तो इस तरीके से हमारा पूरा कन्वर्शन उस फॉर्मूले से हम किसी भी यूनिट सिस्टम से किसी भी यूनिट सिस्टम में जा सकते हैं। हम CGS से FPS में आ सकते हैं, FPS से MKS में जा सकते हैं, MKS से FPS में आ सकते हैं, FPS से CGS में जा सकते हैं। लाइक दैट हम इन सब चीज़ों के द्वारा हम इस फॉर्मूले से हम किसी भी यूनिट सिस्टम में जा सकते हैं। अब आखिरी जो बात हमारे सामने आती है, और वो आती है बच्चों आखिरी बात हमारे सामने में, और वो है तीसरी और अंतिम बात जो है तीसरी, टू डिराइव relation between two physical quantity। derive relation between two physical quantity। देखो बच्चों कैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक क्वेश्चन आया कि भाई हमको फार्मूला डेवलप करना है ना, हम फार्मूला डेवलप करना सीख रहे हैं यहाँ पे कि हम किसी चीज़ का भी फार्मूला कैसे डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे बोलता है भाई एक सर्कल है, एक पत्थर को गोल 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 हम घुमा रहे हैं, इसका रेडियस कितना हो गया r, पत्थर का मास m हो गया, ये इसकी स्पीड कितनी हो गई, ये वेलोसिटी v हो गई, इस पे फोर्स लगा अंदर की तरफ और हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितने चीज़ों के ऊपर डिपेंड किया? रेडियस, मास एंड वेलोसिटी, 3 चीज़ के ऊपर डिपेंड किया। अब इसका फॉर्मूला बनाना है हमको। तो फोर्स
दैट इज डिपेंड्स अपॉन मास, वेलोसिटी एंड द रेडियस। तो पावर ए बी, अगर यहाँ पे हम लेते हैं एक्स वाई और जेड, तीनों की पावर अलग अलग ले लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये प्रोपोर्शनल साइन को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करने से f इक्वल्स टू के m की पावर x, v की पावर y, r की पावर z हो गया। यूजिंग डायमेंशन फॉर्मूला, बोथ साइड, तो ये हो गया ब्रैकेट में m l t माइनस 2, ये हो गया फोर्स का, ये हो गया k मास का, m पावर x वेलोसिटी का, एल टी माइनस 1, ठीक है, y और रेडियस मतलब लेंथ, ये हो गया z। तो अब इक्वेटिंग पावर, इस तरफ क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में पावर कितनी है 1, यहां पे पावर m की कितनी है x, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 1। l की पावर कितनी इधर 1, यहां l की पावर कितनी है y इंटू l की पावर z। यूजिंग दिस फॉर्मूला a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, a टू द पावर m प्लस n, तो यहाँ पे हो गया y प्लस z इक्वल्स टू 1। तीसरा t की पावर माइनस 2, t की पावर माइनस y, ये देखो यहाँ पर, तो यहाँ फार्मूला यूज हुआ a टू द पावर m टू द पावर n, a टू द पावर m इंटू n। तो यहाँ t माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1, माइनस माइनस कैंसल आउट, तो y इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब हम यहाँ पर, मैं इसको मिटा रहा हूँ भाई, इसको मिटा देता हूँ फॉर्मूले को। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं सबकी उठा के, तो f इक्वल्स टू के, m की पावर कितनी आई भाई, x है 1 आई, v की पावर कितनी आई, यहाँ पर y है, ये आ गया 2, ठीक है। अब z की पावर निकालना है, तो यहाँ पे हो गया y प्लस z इक्वल्स टू 1, y इज 2 प्लस z इक्वल्स टू 1, z इक्वल्स टू माइनस 1, तो यहाँ पे r इज माइनस 1। तो फोर्स F इक्वल्स टू के एम वी स्क्वायर अपॉन r, k इक्वल्स टू 1, देन F इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन r। तो बच्चों देखो, इस तरीके से हमको पता चल गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये कोई आसमान से टपका हुआ फॉर्मूला नहीं है, हमने इसको डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू इसको बनाया है, और ये मैथमेटिकली सही और एकदम सही फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों। और बच्चों अगर इसको आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि फोर्स किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगा, रेडियस जब हम पत्थर को रस्सी से बांध के गोल गोल घुमाएंगे तो रेडियस कितना हो गया r, पत्थर का मास कितना हो गया m, ये उसकी वेलोसिटी क्या होगी, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वेलोसिटी निकल जाएगी, तो वेलोसिटी v हो गई। तो हम ऐसे प्रोसेस में रखते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका फार्मूला बन जाएगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स का ये फार्मूला F इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन R आपके सामने है। तो इस तरीके से हमारे पूरे साइंस में इस तरीके से फॉर्मूला डेवलप किया गया है। मैथमेटिक्स के जितने भी फॉर्मूला फिजिक्स से ही डेवलप किए गए हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आता है, एक बार फिर से देखिए, 2 बार देखिए, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने कोशिश किया है कि बहुत अच्छे से मैं समझा सकूं, ठीक है बच्चों। और इसको अगर आप बहुत अच्छे से समझते हैं तो डेफिनेटली जेई में, नीट के एग्जामिनेशन में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं, इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में डायमेंशनल एनालिसिस से क्वेश्चन आते ही हैं, और 100% क्वेश्चंस आते हैं। अगली वीडियो में मैं आपके लिए जेई के क्वेश्चंस, नीट के क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस जो है मैं आके सॉल्व करूंगा, और इसके लिए मैं क्वेश्चन आपको बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लाकर आपके लिए लेके आऊँगा, जिससे आप सीख सकें घर बैठकर, किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना हो, आपको बहुत आसानी से आपको मार्गदर्शन मिले और बहुत अच्छे से आप सीख पाएँ।
ठीक है बच्चों, अब अगले एपिसोड में मिलते हैं। ओके बाय बच्चों।